गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर पॉलिटी का देखने जा रहे हैं, जो कि पेपर 2 का सेक्शन 1 का क्लास है। क्लास 4 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 68वीं बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन विथ आंसर है और 69वीं बीपीएससी मेंस विथ क्वेश्चन विथ आंसर है। तो आज हम क्लास 5 में देखेंगे 67वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर पॉलिटी का, जिसमें पेपर 2 का सेक्शन 1, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, एक और कि प्ले लिस्ट में आपका हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, टोटल 69वीं से लेकर 39वीं तक का। तो आप वो वीडियो देखिए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी स्पीड तरीके से बताया गया है, जिसमें कि एक लाइन से आप पढ़कर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कुछ कमेंट अगर वीडियो में सुधार करना हो तो करिए। तो थैंक यू। चलिए देखते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेपर 2 का सेक्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। चलिए इसका उत्तर देखिए। भारतीय संसद एक स्वायत्त प्रभुत्व संपन्न विधि निर्माती संस्था है या गैर प्रभुत्व संपन्न। इसके लिए प्रभुत्व या संप्रभु शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। सरल शब्दों में प्रभुत्व या स्वायत्ता का अर्थ है सर्वे सर्वा, अर्थात जिसके ऊपर कोई न हो। संप्रभु के आदेशों को मानने के लिए सभ्य बाध्य हो और वह किसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं। विश्व में ब्रिटेन का संसद संप्रभु है, क्योंकि इसके बनाए कानून को कोई भी संस्था निरस्त नहीं कर सकती। लेकिन भारत में संसद के बनाए कानूनों का न्यायिक पूर्ण विलोकन होता है और कोर्ट उसके बनाए कानून को निरस्त भी करता है। जैसे मिनर्वा मिल केस में अनुच्छेद 368 में किए गए संशोधनों को निरस्त किया गया था, जो न्यायिक पूर्ण विलोकन के अधिकार को खत्म कर रहा था। अंततः सैद्धांतिक और कानूनी तौर पर भारत में संसद संप्रभुत्व संपन्न विधि निर्माती संस्था नहीं है। यहाँ संविधान ही सर्वोच्च है, परंतु 7 दशक के संविधान के गत्यात्मक पहलू की गतिविधियों पर भी गौर करना आवश्यक है। यदि पिछले 70 साल में हुए संवैधानिक कानूनों के विकास पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि मेनका गांधी केस से सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों की प्रक्रियात्मक पहलू की तार्किकता की जांच करना शुरू किया। बाद में मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि न्यायाधीशों को विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता। गौरतलब है कि धारा 303 भारतीय दंड संहिता एक मौलिक कानून है जिसे निरस्त किया गया। इस तरह कहा जा सकता है कि मेनका गांधी केस के मामले में भारतीय संसद एक संप्रभु विधि निर्माती संस्था की तरह कार्य करता है। भारतीय संसद एक संप्रभु विधि निर्माती संसद की तरह कार्य कर रहा था। लेकिन मेनका गांधी और आरसी कपूर केस के बाद भारत में अमेरिकी विधि की विविध प्रक्रिया को संविधान द्वारा प्रदत्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर अपनाया गया और इस तरह संसद द्वारा पारित विधि को न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 2017 में ही 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा बहुत सारे कानूनों को निरस्त किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित केसों का अवलोकन किया जा सकता है: सायरा बानो केस, नवतेज सिंह जौहर केस, जोसेफ साइन केस और सबरीमाला केस। इसके साथ ही केशवानंद भारती केस से एक और गत्यात्मक पहलू गौर करने योग्य है।
गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकार यानी संविधान भाग के 3 में संशोधन करने को कोई अधिकार नहीं है। इसके प्रत्युत्तर में 24वां संशोधन पारित कर संसद की सर्वोच्चता इस संबंध में स्थापित की गई कि 24वां संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन केशवानंद भारती केस में हुआ, जिसमें संशोधन को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन एक अंकुश के साथ कि संविधान की मूल संरचना को संसद संशोधन द्वारा नहीं परिवर्तित कर सकती है। अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारक व निरोध अधिनियम 1989 की कुछ उपबंधों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यवहारिक रूप से निरस्त कर दिया गया था। बाद में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलों को संशोधन द्वारा निष्प्रभावी कर दिया। तत्पश्चात इस संशोधन को चुनौती दी गई, लेकिन चुनावी मौसम अथवा टकराव को टालने के लिए विधायिका द्वारा किए गए इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को वैध ठहराया और पुरानी व्यवस्था को इस संबंध में स्वीकार किया, लेकिन इस पर भी यदा कदा सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े होते रहे हैं। इसी तरह इंदिरा साहनी केस में अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रोन्नति में आरक्षण को अवैध ठहराया गया। संसद ने 85वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 4A जोड़कर इस वैध बना दिया। एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सीमा के साथ इस संशोधन को स्वीकार कर लिया। अंततः यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट संसद की निरंकुश शक्ति पर अंकुश लगाता है अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति द्वारा, लेकिन कोर्ट भी यह मानता है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद की आवाज जनता की आवाज है। निम्नलिखित कारणों से भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से नहीं की जा सकती। ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विपरीत भारतीय संविधान की मूल प्रकृति लिखित है, इसलिए संसद का प्राधिकार देश के कानून द्वारा सीमित है। ब्रिटिश संसद जो परंपराओं और क्रमिक विकास का परिणाम है, इसके विपरीत भारतीय संसद संविधान की रचना है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद पूरी तरह से संविधान सभा नहीं है, जो संविधान और विधायी निकाय दोनों है। हमारे देश में साधारण कानूनों और संवैधानिक कानूनों में स्पष्ट अंतर है। कुछ महत्वपूर्ण मामलों में संसद अकेले संशोधन नहीं कर सकती। निर्दिष्ट मामलों में संशोधन के संबंध में कम से कम आधी राज्य विधायकों के बहुमत को भी अपनी मंजूरी देनी पड़ती है। संविधान के भाग 3 के तहत वाद योग्य मूल अधिकारों की संहिता का समावेश कर संसद का प्राधिकार सीमित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 और 211 के अनुसार संसद सदस्य न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए लेकिन संविधान की भावना से असंगत कानूनों को रद्द कर सकती है। संसद द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं दे देता। सिर्फ संसद संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। राज्य सूची के किसी भी विषय में किसी भी कानून के लिए बहुमत के माध्यम से राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हुए कानून नहीं बना सकती और न ही किसी कानून में संशोधन कर सकती। उपयुक्त चर्चा से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यद्यपि हमारी संसद का नामकरण और संगठनात्मक स्वरूप ब्रिटिश संसद के समान है, फिर भी दोनों के बीच काफी अंतर है। भारतीय संसद इस अर्थ में संप्रभु निकाय नहीं है जिस अर्थ में ब्रिटिश संसद एक संप्रभु निकाय है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद का प्राधिकार और क्षेत्राधिकार परिभाषित, सीमित और संयमित है। इस संबंध में भारतीय संसद अमेरिकी विधायिका के समान, जिसकी संप्रभुता संविधान के लिखित स्वरूप, सरकार की संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली और अधिकार पत्र से कानूनी रूप से सीमित है। की टू रिमेंबर, भारतीय संसद की कार्य प्रणाली को स्मरणीय बनाए। संसदीय सर्वोच्चता बनाम संविधान की सर्वोच्चता संबंधी अवधारणा को समझें।
शक्ति का पृथक्करण, मूल ढांचा जैसी अवधारणाओं को याद रखें। भारतीय संसद की अमेरिका कांग्रेस तथा ब्रिटिश संसद से असमानता तथा समानता संबंधी बिंदुओं को याद करें। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य की संबंध की समस्याओं और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। चलिए उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान अपने स्वरूप में संघीय है। समस्त शक्तियां जैसे विधायी, कार्यपालक एवं वित्तीय केंद्र व राज्यों के मध्य विभाजित है। संघीय व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहयोग एवं सहभागिता आवश्यक है। केंद्र और राज्यों के बीच, विशेषकर बिहार के संदर्भ में और कई राज्यों के बीच अनेक क्षेत्रों में तनाव देखे जाते हैं, जो संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। केंद्र और राज्य दोनों संविधान से शक्तियां ग्रहण करते हैं। ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख है, परंतु फिर भी शक्तियों के प्रयोग के दौरान कुछ तनाव के उभर कर आते हैं, जिनका समुचित समाधान जरूरी है ताकि केंद्र और राज्य संबंध सुचारू रूप से संविधान के अनुसार क्रियाशील होते रहे। केंद्र और बिहार के संबंधों में तनाव के कारण सबसे अधिक विवाद राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी भूमिका को लेकर है। आमतौर पर राज्यपालों की नियुक्ति और पद विमुक्ति में केंद्र सरकार अनियंत्रित तरीके से निर्णय लेती है। इसमें मुख्यमंत्री की सलाह या सहमति को महत्व नहीं दिया जाता। राज्यपाल भी केंद्र सरकार के एजेंट की तरह राज्य से बर्ताव करते हैं। उदाहरण के लिए 23 मई 2005 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह के द्वारा बिहार विधानसभा करने के निर्णय की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की थी। इधर हाल के वर्षों में कई राज्यपालों ने भी केंद्र के इशारों पर अपने विवादास्पद फैसलों में संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया है। तनाव का दूसरा कारण केंद्र प्रायोजित योजनाएं। पिछले कुछ वर्षों से बिहार न केवल केंद्र से चलाई जाने वाली योजनाओं का विरोध किया है, बल्कि यह भी मांग की गई कि राज्य को अपनी योजना चलाने की आज़ादी होनी चाहिए। राज्य का आरोप है कि केंद्रीय योजनाओं में औसतन 40% हिस्सा राज्यों को वहन करना पड़ता है, लेकिन श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। तनाव का तीसरा कारण केंद्रीय राजस्व में राज्य के हिस्सों को लेकर है। राज्य के द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र उसके साथ राजस्व वितरण या सहायता देने में पक्षपात करता है। केंद्र उसे संग्रहित राजस्व का तर्कसंगत भाग नहीं देता। विवाद का अन्य कारण विशेष राज्य का दर्जा देने से संबंधित है। बिहार देश का सबसे गरीब और अशिक्षित राज्य होने और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता के कारण विशेष दर्जे की मांग लंबे समय से करता रहा है, जिसके कारण केंद्र के साथ उसका टकराव होता रहता है। बिहार का केंद्र पर यह आरोप रहा है कि उसके आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में केंद्र का समुचित सहयोग नहीं मिलता। उसका कहना है कि औद्योगिक विकास में पिछड़ा होने पर भी बिहार के औद्योगिक विकास के लिए प्रति केंद्र सदैव उदासीन रहा है। सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को निम्नलिखित प्रयासों के द्वारा संभाला जा सकता है। जीएसटी के बकाया राशि के समयबद्ध भुगतान, मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की यथाशीघ्र स्वीकृति, राज्य सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा विधि निर्माण पर रोक, पिछड़े राज्यों के लिए विशेष वित्तीय सहायता, छठा संवर्धित सूची पर विधि निर्माण के समय केंद्र और राज्यों से परामर्श, सातवां मुख्यमंत्री का विधानमंडल में बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय राज्यपाल के बजाय विधानमंडल में मतदान के द्वारा हो, केंद्रीय बलों की तैनाती हेतु राज्यों से परामर्श, नौवां संचार माध्यमों का विकेंद्रीकरण किया जाए, 10वां त्रिभाषा फार्मूला लागू किया जाए,
11 संसद की मांग के बिना किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच आयोग का गठन नहीं किया जाना चाहिए आदि। की टू रिमेंबर, संघवाद संबंधी अवधारणा को समझे। केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी, वित्तीय संबंधों को स्मरणीय बनाए। केंद्र एवं राज्य संबंधों को पर गठित सरकारी आयोग पूंछी आयोग की सिफारिशों, सर्वोच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों को याद रखें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कल के क्लास में लिया जाएगा, क्लास 6 में। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, जो कि अपने शब्दों में लिखने से होगा कि आपका नंबर अच्छा मिल सकता है। और क्या क्या वर्ड खोजना है शब्दों को, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो थैंक यू।